हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल अभय एजुकेशन में स्वागत है। हमारे आज की वीडियो का विषय है मुगलकालीन साम्राज्य का विघटन। ये आधुनिक भारत का एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मुगल वंश को दो भागों में डिवाइडेड किया गया है। एक है प्रारंभिक मुगल और दूसरा है उत्तरकालीन मुगल। जो आधुनिक भारत में जो आज का जो चैप्टर है वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें ये दिखाया गया है कि किस प्रकार मुगल वंश के शासकों ने अपने वंश की स्थापना की, अपने साम्राज्य की स्थापना की, और उसके बाद जो उत्तरकालीन मुगल शासक हुए हैं वो इतने शक्तिशाली ना होंगे। वो जिस प्रकार मुगल वंश के शासक शक्तिशाली थे वो इतने शक्तिशाली ना हुए, और उसके अंदर आने वाले जो शासक थे वो कमजोर होते चले गए। इसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से बताते हैं, लेकिन हम आपको आधुनिक भारत के इस चैप्टर में थोड़ा मिडावल भारत के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद 1530 तक शासन किया और उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद उसका पुत्र हुमायूं जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, उसने 1530 से लेकर 1556 तक शासन किया। लेकिन इसी बीच में अफगानिस्तान के शासक शेरशाह सूरी का भी शासनकाल टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है, जो 1540 से 1555 तक का टाइम पीरियड होता है। इसमें 1530 से 1556 का जो टाइम पीरियड होता है, जिसमें हुमायूं 1530 से 1556 तक शासन करता है। इसी बीच में 1540 से 1555 के टाइम पीरियड में हमें अफगानिस्तान के शासक शेरशाह सूरी के शासन को देखने को मिलता है, जो शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। इसी 1540 से 1555 के बीच में हुमायूं एक निर्वासन जीवन व्यतीत करता है, जो 1555 में आकर अपने दिल्ली पर शासन करता है और 1556 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका पुत्र अकबर, जो 1556 से लेकर 1605 तक शासन करता है। अकबर के टाइम पीरियड में एक पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें बैरम खां के हस्तक्षेप का भी एक महत्वपूर्ण देखा जाता है कि बैरम खां ही अकबर का संरक्षक था, और अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में ही 1656 से लेके 1605 तक शासन किया है। और अकबर ने 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध को जीतने के बाद 1605 तक दिल्ली के आगरे के सिंहासन पर बैठ के शासन किया। इसके बाद अकबर का पुत्र जहांगीर, जिसे हम सलीम के नाम से जानते हैं, जो 1605 से लेकर 1627 तक उसने शासन किया। इसी के बाद शाहजहां, जो 1627 से लेके 1657 तक शासन करता है, और इसके बाद इसका पुत्र औरंगजेब, जो दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है, जिसने 1658 से लेके 1707 तक शासन किया। और 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु औरंगाबाद में हो जाती है। और इसके बाद जो उत्तरवर्तीकालीन मुगल शासक आते हैं, उनमें औरंगजेब के 3 पुत्र होते हैं, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। ये औरंगजेब के द्वारा जो शासन किया जाता है उस क्षेत्र पर शासन करते हैं। तो इसके संबंधित जो औरंगजेब के संबंध में आने वाले जो शासक हैं, उन्हें ही हम उत्तरकालीन या उत्तरवर्ती मुगल शासकों के नाम से जानते हैं। तो अब हम आपको उत्तरवर्ती मुगल शासकों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार औरंगजेब की मृत्यु के बाद उन्होंने भारत के एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया, और शासन को उनके समय में जो शासन था वो विभाजित हो गया। तो इसी बीच में जब 3 मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और उसका पुत्र मुअज्जम, जो 1707 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और 1707 से लेकर 1712 तक वह शासन करता है। ये प्रथम बहादुर शाह था, जिसने
दिल्ली के सिंहासन पर शासन किया और 717 से लेकर 1712 तक शासन किया। बहादुर शाह प्रथम ने 1707 से 1712 तक शासन किया और इसके समय में गुरु गोविंद सिंह का बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ होता है, क्योंकि इसी के संरक्षण में ही इनके सहयोग से बहादुर शाह प्रथम दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है और बहादुर शाह को साहिब-ए-खबर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जहांगीर शाह दूसरा शासक हुआ मुगल वंश में, जो 1712 से लेकर 1713 तक शासन करता है। इसके शासनकाल में लाल कोबरी नामक एक वेश्या के संबंध में ज्यादा सा रहता है और इसे लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं। जहांगीर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से भी जानते हैं और इसके शासन में लाल कोबरी नामक वेश्या का हस्तक्षेप होता है। इसके बाद तीसरा जो मुगल शासक आता है वो है फारूक सियार, जिसने 1713 से लेकर 1719 तक शासन किया है। इसके शासनकाल की सबसे एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसके शासनकाल में सैयद बंधुओं का प्रारंभ हो जाता है और उन्हें सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है और साथ ही फारूक सियार को गणित कायर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो दो मुगल वंश के जो शासक हुए हैं वो अति थोड़े समय के लिए ही दिल्ली के सिंहासन पर या मुगल वंश के संबंधित शासक हुए हैं, जो रबी-उद-दर्जा 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक शासन किया है और इसे टीबी की बीमारी होने के कारण इसका देहांत होने के बाद रफी-उद-दौला जो 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक शासन करते हैं, इसकी मृत्यु तपेदी नामक रोग के कारण हो जाती है। तो ये दो शासक जो हुए हैं वो थोड़े से समय के लिए शासक हुए हैं। उसके बाद जो दिल्ली के सिंहासन पर सबसे अधिक समय तक, जो उत्तरवर्ती मुगलों में सबसे अधिक समय तक शासन किया है, उसमें आपका आता है मोहम्मद शाह, जिसने 1719 से लेकर 1748 शासन किया है। इसको हम रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसके समय में ही ईरान का जो शासक नादिर शाह था उसने भारत पर आक्रमण किया और इसके समय में जो तख्त-ए-ताउद कोहिनूर हीरा जो मुगल वंश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रसिद्धि का जो तत्व था, वो ईरान का शासक नादिर शाह अपने साथ ले गया और वो काफी समय तक दिल्ली में रहा और दिल्ली में काफी लूटपाट की। तख्त-ए-ताउद कोहिनूर हीरा और 20 लाख तक की दीनारें लेकर अपने साथ चला गया। इसके बाद जो मुगल वंश का शासक आया है वो है अहमद शाह, जो 1748 से लेके 1754 तक इसने शासन किया है। इसके बाद जो उत्तरकालीन मुगलों में जो शासक हुए हैं उन्हें हम द्वितीय के नाम से जानते हैं, जैसे कि शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। इन्हें हम याद करने का सबसे सिंपल तरीका है कि तो अहमद शाह ने 1748 से लेकर 1754 तक शासन किया है। इसके बाद आलमगीर द्वितीय जो 1754 से लेकर 1758 तक शासन किया है। शाह आलम इसी के शासनकाल के बीच में हमें शाहजहां तृतीय के बारे में भी जानकारी मिलती है कि आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में हमें मुगल वंश में 2 शासकों के बादशाह बनने की जानकारी मिलती है। आलमगीर द्वितीय जो बिहार से शासन करता है भारत में, और इसी के समय में जो शाहजहां तृतीय है वो हमें दिल्ली के सिंहासन पर शासन करने को देखने को मिलता है, जो 1758 से लेकर 1759 तक दिल्ली पर शासन करता है। और शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक शासन करता है। इसी के बीच में अकबर द्वितीय जो आता है, ये एक ऐसा शासक है जो
अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर दिल्ली पे शासन करता है और दिल्ली पर शासन करता है। इसका शासनकाल है 1806 से लेके 1837 और मुगल वंश का जो अंतिम शासक है उसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है, जो 1837 से लेके 1858 तक दिल्ली के सिंहासन पर शासन करता है और 1858 में जो एक क्रांति होती है जिसमें बहादुर शाह जफर उनका नेता बनता है और जब उस क्रांति में बहादुर शाह जफर भाग लेते हैं और उन क्रांतिकारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी उनके आंदोलन का दमन कर देती है, तो उसी बीच में बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया जाता है और उनके पुत्रों को उनके सामने ही उनकी हत्या कर दी जाती है और बहादुर शाह को जफर के नाम से जाना जाता है और इन्हें निर्वासित करके रंगून भेज दिया जाता है, वहीं पर इनका देहांत हो जाता है। अब जो ये महत्वपूर्ण शासक है मोहम्मद शाह, इसी के शासनकाल में ही मुगल साम्राज्य का विघटन होना प्रारंभ हो गया था। इसके शासनकाल में जो राज्य थे वो स्वतंत्र होने लगे थे, जैसे कि अवध का नवाब, यहाँ का जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इसका संस्थापक शाह आदिल खान था, जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ये स्वतंत्र हुआ। इसके बाद बंगाल, जो मुगल का एक महत्वपूर्ण सूबा था, यहाँ पर मुर्शिद कुली खान ने स्वतंत्र होने की घोषणा कर दी। इसके बाद हैदराबाद आता है। हैदराबाद की स्थापना चिंगिस खान ने की, जो ये एक दक्षिण का महत्वपूर्ण सूबा था मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले वाला। और इसी के बाद जो कर्नाटक आता है, इसका शासक सादुल्ला खान था। ये भी मुगल वंश के जो शासक था मोहम्मद शाह, उसके समय में अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक ये स्वतंत्र होने लगे। साथ ही जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा थे वो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही उनकी राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और ये जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो गए। अब हम आपको इनका एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो 1707 से लेकर 1712 तक शासन किया और उसके शासनकाल में गोर गोविंद का साथ देखने को मिलता है। साथ ही बहादुर शाह प्रथम को शाह-ए-बेगौर के नाम से जानते हैं। जहांदार शाह 1712 से लेकर 1713 तक शासन किया है। इसके समय में हमें लाल कुबरी नामक वेश्या का हस्तित्व देखने को मिलता है। साथ ही इसे लंपट मूर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद फर्रुख सियर 1713 से लेकर 1719 तक शासन करता है। इसको हम गणित कायर के नाम से भी जानते हैं और इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण बात ये विशेषता ये है कि इसके शासनकाल में इन सैयद बंधुओं को किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत आने वाले जो मुगल शासक हैं उनको सैयद बंधु भी राजा बनाता है और उनके शासनकाल में वो एक महत्वपूर्ण पद होता है वजीर का। उस पद पर रहकर इन शासकों को दिल्ली का शासक बनाता है, जो सैयद बंधुओं के संरक्षण में रहकर ही दिल्ली के शासक बनते हैं। जो रफी-उद-दर्जा 28 फरवरी से 4 जून 1719 तक सैयद बंधुओं के संरक्षण में ही वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं और इसकी मृत्यु टीबी के रोग के कारण हो जाती है। उसके बाद रफी-उद-दौला जो 6 जून से 17 सितंबर 1719 तक सैयद बंधुओं के संरक्षण में रहकर शासन करता है। इसके बाद मोहम्मद शाह जो 1719 से लेकर 1748 तक शासन करता है। इसके भी शासनकाल में हमें सैयद बंधुओं के हस्तक्षेप को देखने को मिलता है। काफी हद तक हमें सैयद बंधुओं के संरक्षण में ही इसके शासनकाल को देखने को मिलता है। और इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसे मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं और इसके शासनकाल में ही ईरान के सम्राट या ईरान का नेपोलियन के नाम से जानते हैं, उसके आक्रमण का
आक्रमण को देखने को मिलता है। वह दिल्ली के सिंहासन पर जो मोहम्मद शाह बैठता है वो एक शक्तिशाली शासक न होकर शक्तिशाली भी कहा जाता है, लेकिन उसके जो शासन चलाने की जो रीति थी वो अच्छी ना होके तभी तो नादिर शाह ने उसके शासनकाल मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया और उसे पराजित किया और उसके शासन में संबंधित तख्ते ताऊद, कोहिनूर हीरा, 20 लाख तक की दीनारें लूटकर ईरान वापस चला गया और उसने 57 दिन रहकर दिल्ली में लूटपाट की, कत्लेआम किया। इसके बाद अहमद शाह दिल्ली के सिंहासन पर बैठता है जो 1748 से लेकर 1754 तक शासन करता है। इसके बाद आलमगीर द्वितीय 1754 से लेकर 1758 तक शासन करता है। इसी टाइम पीरियड में हमें एक छोटा सा शासन देखने को मिलता है शाहजहां, जिसने 1758 से लेकर 1759 तक एक वर्ष तक शासन किया है। इसके बाद हमें शाह आलम द्वितीय जिसने 1759 से लेकर 1806 तक शासन किया। इसी के समय में अंग्रेजों के बीच में 1765 की एक संधि होती है जिसके द्वारा शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार करना और उनको दीवानी तक भी दे देता है। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में जो अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर दिल्ली में शासन करता है। इसके बाद अकबर द्वितीय आता है जो 1806 से लेके 1837 तक शासन करता है और अकबर द्वितीय के शासनकाल में ये कहा जाता है कि ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहकर दिल्ली में शासन करता है और इसके समय में ही दिल्ली में जो शाही खजाना था वो काफी कम हो गया था और अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राममोहन राय को ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर भेजा कि हमारी पेंशन बढ़ाई जाए। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय आता है जिसने 1837 से लेकर 1857 तक शासन किया। इसी के समय में अंग्रेजों के बीच में एक क्रांति होती है जिसे हम 1857 क्रांति के नाम से जानते हैं और इसी के समय में बहादुर शाह जफर जिसे हम अंतिम मुगल शासक कहते हैं, इसे अंग्रेजों द्वारा पराजित कर दिया जाता है और अंग्रेज 1857 की क्रांति के द्वारा ही दमन करने के बाद बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करती है और रंगून में निवासित करने का जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार 1717 से लेकर 1857 तक मुगलों का जो शासन था वो इस प्रकार चला हुआ है। 1707 से लेकर 1857 तक मुगलों का टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है भारत पर कि किस प्रकार 1526 से लेकर 1707 तक हमें मुगल वंश के शक्तिशाली शासकों के बारे में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो उत्तरकालीन जो मुगल शासक होते हैं वो 1707 से लेकर 1857 तक वो शासन करते हैं। अब हम आपको इनके शासन करने वाले जो उत्तरवर्ती कालीन मुगलों में जो शासक हुए उनके बारे में बताते हैं।